हाय, माय नेम इज रति और आप मुझे देख रहे हैं आनंद रति नर्सिंग एकेडमी पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सर्वाइकल कैंसर। एंड ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसको आंसर करें, और जिन लोगों को आंसर नहीं पता है तो वो लेक्चर को कंप्लीट अटेंड करें, ताकि ये जो क्वेश्चन है अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसको फिर आप आंसर कर पाए। एंड आप लोगों में से सिर्फ 10% स्टूडेंट हैं जो कि क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हैं, और होपफुली कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फिर रिपीट होते हुए दिखाई दे तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चन को यहीं पर आंसर करना चाहिए और अपनी जो परमानेंट मेमोरी है उसके अंदर इसको फीड कर देना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द बेस्ट मैथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से बेस्ट जो डायग्नोसिस मेथड है वो कौन सा मेथड है अगर हम इसको अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोस करना चाहते हैं। तो ऑप्शन है पैप स्मीयर टेस्ट, ऑप्शन बी है कॉल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी, ऑप्शन सी है हेल्थ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है HPV वैक्सीन। आपको इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज करना है गाइस। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो सर्विक्स का कैंसर होता है। एंड सर्विक्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा कि किस एरिया में यहाँ पर कैंसरस जो सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये जो मिडिल पोर्शन है जो कि यूट्रस एंड वजाइना को कनेक्ट करता है, तो ये बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पोर्शन है सर्विक्स का। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई कैंसर की सिचुएशन डेवलप होती है तो यहाँ पर अबनॉर्मल सेल्स देखने को मिलती है। एंड नॉर्मल पैटर्न क्या होता है सेल्स का कि जो सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं और धीरे धीरे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म होना शुरू होती हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बनती भी हैं और ख़त्म भी होती हैं। लेकिन जब कैंसर की कंडीशन होती है गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगी। मीन्स सेल्स डेवलप होती जाएंगी और वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सेल्स है वो धीरे धीरे एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। और जब यहाँ पर ये ट्यूमर है डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पर नियर बाय जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी ये अपना इफेक्ट दिखाता है। तो जब ये ट्यूमर ग्रो होता रहता है तो नियर बाय ऑर्गन है लाइक ब्लैडर है यहाँ पर या फिर रेक्टम का एरिया है, तो इस पोर्शन के अंदर भी हमें जो चेंजेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के अंदर वो देखने को मिलते हैं। एंड जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके अंदर मेनली हमको स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा देखने को मिलता है एंड एडिनो कार्सिनोमा या फिर मिक्स्ड कार्सिनोमा। तो सबसे जो कॉमन कार्सिनोमा है इसके अंदर वो स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा होता है गाइज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा यहाँ पर कॉमनली देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो इसी के देखने को मिलते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट सेल्स होती हैं और जो सर्विक्स की आउटर लेयर होती है ये उसको फॉर्म करती हैं स्क्वैमस सेल्स। तो इसके केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं जो दूसरा कार्सिनोमा है वो है एडिनो कार्सिनोमा। ये जो सेल्स होती हैं वो एक ग्लैंड की तरह की शेप होती हैं इनकी। एंड ये जो सेल्स हैं वो इनर लाइनिंग को फॉर्म करती हैं सर्विक्स की।
इनको इंटरनल सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये जो टाइप है वो एडिनोकार्सिनोमा कहलाता है। एंड मोस्टली जो कैंसर के केसेस होते हैं गाइस, ये जो दोनों सेल्स हैं, स्क्वामस सेल्स एंड ग्लैंडुलर सेल्स, इन दोनों की जहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही है, जंक्शन इन दोनों का, वहाँ पर जो कैंसरस सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रो होती हैं। वो ही एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर जो कैंसरस सेल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो इस तरीके के जो कैंसर हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और थर्ड जो टाइप है वो मिक्स कार्सिनोमा टाइप है। इसमें दोनों ही सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो कॉमनली देखने को मिलता है वो स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा है और उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा है। अगर हम ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि किन रीजंस की वजह से सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकता है, तो सबसे जो कॉमन इसका रीज़न होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है गाइस, और ये सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एचपीवी इन्फेक्शन। या फिर कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, लाइक अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं तो फिर उस केसेस में जो कैंडिडेट है उसको सर्वाइकल कैंसर के होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर जो कपल अपनी अर्ली एज में ही इंटरकोर्स स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि इस तरीके के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो सर्वाइकल कैंसर है वो जल्दी डेवलप हो सकता है। या फिर अगर सर्विक्साइटिस की जो कंडीशन है वो क्रॉनिक है और अनट्रीटेड रह जाती है, तो फिर यहाँ पे हमें जो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। एंड एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ये एक रिस्क फैक्टर है कि जिन लोगों के अंदर एसटीडीज डेवलप होती हैं वहाँ पर फिर हमें कुछ केसेस में सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। या फिर कोई मेल पार्टनर होता है जहाँ पर फिनाइल या फिर प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री रही हो, तो यहाँ पर फिर जो फीमेल पार्टनर है उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। जब भी कोई कैंसर की कंडीशन होती है गाइस, तो उसको हमें स्टेजेस के अंदर भी डिवाइड करना होता है। वो इस वजह से कि हम चेक कर पाएँ कि ये जो कैंसर है वो किस स्टेज का कैंसर है, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पर भी जो स्टेजेस हैं वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। लाइक जो स्टेज 1 है उसको माइल्ड डिस्प्लेजिया कहा जाता है, या फिर इसको सिन 1 से भी हम डिनोट कर सकते हैं। सिन 1 से यहाँ पर जो मीनिंग आता है वो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया 1 कहलाता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो जो सरफेस एरिया होता है सर्विक्स का, उसी के ऊपर जो सेल्स के अंदर अबनॉर्मल चेंजेस होते हैं वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होते हैं। सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे ये जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और इसे हम स्टेज 1 कहते हैं। एंड जो सेकंड स्टेज है उसको हम मॉडरेट डिस्प्लेजिया कहेंगे, और सिन 2 इसको हम कह सकते हैं। तो मॉडरेट हो गया है यहाँ पर जो अब कंडीशन है वो माइल्ड से थोड़ी सी सीवियर है, लेकिन इतनी भी सीवियर नहीं है कि इसको कंट्रोल ना किया जा सके। तो जो अबनॉर्मल सेल्स हैं अब यहाँ पर वो सुपरफिशियल लेवल से लेकर डीप उन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया है। तो ये जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज होती है, एंड जो थर्ड स्टेज है वो सीवियर डिस्प्लेजिया है। ये जो स्टेज है इसके अंदर जो ट्यूमर है यहाँ पर अब उसने जो अपना स्प्रेड है वो यूट्रस एंड सर्विक्स से बाहर तक फैला दिया है। तो ये स्टेज कहलाती है थर्ड स्टेज, जिसको सीवियर डिस्प्लेजिया कहते हैं, और सिन 3 भी इसको कहा जाता है।
तो यहाँ पर अब हमें ब्लैडर और रेक्टम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी दिखाई देगा, तो ये स्टेज 3 कहलाती है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की, कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके अंदर हमें किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज में इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है उसको ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है इसकी अर्ली स्टेज के अंदर। लेकिन जो लेट स्टेज है उसमें हमें यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है वेजाइनल डिस्चार्ज और दूसरा है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ब्लीडिंग हमें किसी भी फॉर्म में दिखाई दे सकती है, लाइक मेट्रोरेजिया के फॉर्म में दिखाई दे सकती है, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के रूप में दिखाई दे सकती है, या फिर पॉलीमेनोरिया की कंडीशन हो सकती है। एंड ये जो ब्लीडिंग है वो आफ्टर इंटरकोर्स भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो जो ब्लीडिंग के साइन है वो इस तरीके से हम नोटिस कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के केसेस के अंदर। एंड वेजाइनल डिस्चार्ज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो डिस्चार्ज होगा वो डार्क कलर का होगा, एंड जो स्मेल है वो बहुत ही तीखी, बहुत ही बदबू के अंदर होती है। तो इस तरीके के जो साइन है वो हमें लेट स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे अगर लेट स्टेज में जाता है और कंडीशन सीवियर होती है, तो फिर यहाँ पर जो अदर ऑर्गन्स नियर बाय एरिया में है, लाइक ब्लैडर एंड बाउल है, तो यहाँ पर हमें उससे रिलेटेड साइन भी देखने को मिलेंगे। तो बाउल एंड ब्लैडर के ऊपर प्रेशर हमें देखने को मिलता है, और दूसरा इनके अंदर इरिटेशन हो सकता है, और रेक्टल जो एरिया है उसके अंदर से भी हमें डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। और जो यूरेटर्स होते हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एंड पेन का जो साइन है वो एक कॉमन और मेन साइन है कि यहाँ पे हमें पेन भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसमें हमें किस तरीके के साइन देखने को मिलते हैं। बहुत इजी है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो डिजीज़ है वो किस एरिया से रिलेटेड है, तो हम इजीली फिर इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको इजीली याद भी रख पाएंगे। सर्वाइकल जो कैंसर है उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है पैप स्मीयर टेस्ट। ये काफ़ी कॉमन है और आप सभी ने सुना है, सो प्राइमरीली हम इसी को यूज़ में लाते हैं अगर हमको सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक स्पेकुलम को वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि जो ओपनिंग है वो थोड़ी वाइड हो जाए और हम यहाँ पर फिर एक स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास प्रॉब है उसको इंसर्ट कर सके। फिर उसकी हेल्प से जो सेल्स हैं वहाँ पर उनको कलेक्ट किया जाता है, देन उसको इमीडिएटली कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र करके लैब के अंदर एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो पैप स्मीयर टेस्ट यहाँ पर प्राइमरी टेस्ट होगा सर्वाइकल कैंसर के केसेस के अंदर, या फिर जो कॉल्पोस्कोप होते हैं उनके द्वारा भी ये एग्जामिनेशन किया जाता है सर्वाइकल सेल्स का। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल्पोस्कोप, इसके द्वारा सर्विक्स को विजुलाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। सो इस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले सर्विक्स को क्लीन कर लिया जाता है। कोई भी म्यूकस या डिस्चार्ज अगर वहाँ पर है तो उसके लिए सबसे पहले इसको क्लीन किया जाता है और फिर एसिडिक एसिड उसके ऊपर पेंट किया जाता है, और फिर यहाँ से जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो सर्विक्स को व्यू करते हैं। कोई भी अगर अबनॉर्मलिटीज़ है तो इस कॉल्पोस्कोप के द्वारा विजुअलाइज किया जाता है इन अबनॉर्मलिटीज़ को। एंड अगर ज़रूरत होती है तो फिर यहाँ से एक छोटा सा जो स्पेसिमेन है वो भी कलेक्ट किया जा सकता है कॉल्पोस्कोपिक जो एग्ज़ामिनेशन है इसके द्वारा। और इस एग्ज़ामिनेशन को करने के बाद थोड़ा सा जो डिस्कम्फर्ट है वो लेडी को हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कॉल्पोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन है इसको परफॉर्म किया जाएगा।
या फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो है कोल्ड कोनाइजेशन। ये जो मेथड है उसको हम तब परफॉर्म करेंगे जब हमने कोल्पोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन किया है उसके द्वारा जो रिजल्ट हमें मिले हैं उससे अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर उस कंडीशन में कोल्ड कोनाइजेशन किया जाएगा। जैसा कि नाम से ही हम देख सकते हैं कि कोनाइजेशन मीन्स कि यहाँ पर एक कोन शेप का जो पोर्शन होगा सर्विक्स से उसको रिमूव किया जाएगा। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो भी सिमिलर है प्रोसीजर की तरह। ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर एक लार्ज पोर्शन को रिमूव किया जाता है ताकि जो स्टडी है उसको ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं और जो एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स हैं जो कि इजीली विजुलाइज नहीं हो रही है उस केस के लिए हम कोल्ड कोनाइजेशन को यूज़ करते हैं। या फिर जो लास्ट मेथड है हमारे पास वो है लूप इलेक्ट्रोक्वाटरी एक्सीजन प्रोसीजर। यहाँ पर जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे वो एक कॉटरी होगी, उसकी मदद से इसको रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर पैरासर्वाइकल जो नर्व ब्लॉक है उसको हमें यूज़ करना होगा ताकि जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो यहाँ पर मेंटेन रहें और उसके बाद हम इस कॉटरी की हेल्प से जो एक स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो 4 मेथड हैं जिनकी थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो केसेस हैं वो सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की कि सर्वाइकल कैंसर को किस किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, नॉन सर्जिकल मेथड भी हैं और सर्जिकल मेथड्स भी हैं। तो नॉन सर्जिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कीमोथेरेपी एक ऑप्शन है। ये डिपेंड करता है कि जो कैंसर है वो किस स्टेज का कैंसर है। यहाँ पर जो सिर्फ कीमोथेरेपी है उसी से जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगी या फिर साथ में हमें और अदर जो मेथड्स हैं उनको भी यूज़ करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी आप सभी को पता है कि ये ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कीमोथेरेपी ड्रग होती हैं उनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है इसके अंदर। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है कैंसर के जो केसेस होते हैं उनके लिए हम हमेशा कीमोथेरेपी को यूज़ करते हैं और साथ में कुछ अदर जो मेथड्स होते हैं उनको भी यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास क्रायो सर्जरी। तो इसमें क्या है, फ्रीजिंग की जाती है। जो अबनॉर्मल सेल्स हैं जो कि कैंसरस सेल्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है एंड इसमें जो कुछ गैसेस हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ की जा सकती हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्रायो सर्जरी के लिए जो वॉलेटाइल गैसेस होती हैं वो कौन सी गैसेस यूज़ की जाती हैं। तो आपका जो आंसर है वो नाइट्रस ऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। किस वजह से कि इनके अंदर डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाएगा एंड जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो सेल की डेथ है उसका रीज़न होता है कि डिहाइड्रेशन होगा इन सेल्स के अंदर एंड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ट्यूमर है वो ग्रो नहीं कर पाएगा और फिर धीरे धीरे जो डेड टिश्यूज़ हैं इसके वो झड़ने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलेगी कि जो वेजाइनल हैवी डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है जब भी हम क्रायो सर्जरी करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, पेशेंट को इसके बारे में हमें बताना है एंड साथ में जो इंटरकोर्स है उसको भी अवॉइड करने के लिए पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट करना होता है। अगर यहाँ पर क्रायो सर्जरी की जा रही है तो इस तरीके से जो सेकंड मेथड है क्रायो सर्जरी उसको यूज़ किया जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। या फिर लेज़र थेरेपी है, यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है वो लेज़र थेरेपी है। लेकिन लेज़र जो थेरेपी होती है उसको हम तभी यूज़ करेंगे जब जो लीजन्स हैं, जो ट्यूमर है उसकी सभी बाउंड्रीज हमें दिखाई दे रही हैं। जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उस वक्त जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तभी हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो लीजन है वो हमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। तो उस केस में फिर हम लेज़र थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ब्लीडिंग के साइन देखने को मिल सकते हैं जब हम ये प्रोसीजर करते हैं।
तो कुछ ब्लीडिंग हो सकती है एंड कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज के साइन भी हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और जो हीलिंग होगी उसको 6 से 12 वीक का जो टाइम है वो लग सकता है। जो ट्यूमर है वो हील होगा उसके लिए जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 6 से 12 वीक का टाइम पीरियड है। तो अगर हम लेज़र थेरेपी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है थोड़ी बहुत और वेजाइनल डिस्चार्ज भी यहाँ पे होगा। या फिर जो नॉन सर्जिकल मेथड है उसके अंदर रेडिएशन थेरेपी को भी यूज़ किया जाता है। तो रेडिएशन यहाँ पर दोनों तरीके से यूज़ की जा सकती है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है या फिर जो कैविटी है उसके अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है रेडियो आइसोटॉप को। तो इस तरीके से दोनों ही जो मेथड है रेडिएशन थेरेपी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर सर्जिकल जो मेथड है उनके अंदर हमारे पास है कोनाइजेशन का मेथड, जिसको कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कोनाइजेशन का मेथड है इसको डायग्नोसिस के लिए भी काम में लिया जाता है और इसको सर्जिकल जो मेथड है उसके रूप में भी काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक कोन शेप का जो टिश्यू है उसको रिमूव किया जाता है शार्प इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो ये प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड होगा और ये भी एक ट्रीटमेंट का मेथड है। अगर यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन है तो कोनाइजेशन वो प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाता है। सो कोनाइजेशन का जो प्रोसीजर है इसके अंदर लॉन्ग टर्म फॉलोअप करना होगा पेशेंट को, क्योंकि जो न्यू लीजन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं तो फिर उसके लिए फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो हेमरेज हो सकता है यहाँ पर या फिर यूटेराइन परफोरेशन हो सकता है एंड जो सर्विक्स है वो इनकॉम्पिटेंस हो सकती है। तो कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम कोनाइजेशन का प्रोसीजर यूज़ करते हैं गाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। या फिर जो सेकंड मेथड है सर्जिकल मेथड के अंदर यहाँ पर वो है हिस्टेरेक्टोमी। सो ये जो हिस्टेरेक्टोमी है वो उन केसेस में की जा सकती है जहाँ पर जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है, जहाँ पर विमेन अब आगे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, वो कंप्लीट कर चुकी है, उसका जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड है वो फिनिश हो चुका है या फिर जो कैंसर है वो इन्वेजिव कैंसर है, तो उस केस में हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी को भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट मेथड है हमारे पास यहाँ पर सर्जिकल मेथड के अंदर वो है पेल्विक एक्सेंटरेशन। पेल्विक एक्सेंटरेशन का जो प्रोसीजर है उसके 3 टाइप है गाइज। यहाँ पर एंटीरियरली भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंटीरियर एक्सेंटरेशन करते हैं तो यहाँ पर यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड पेल्विक लिम्फ नोड, इनका यहाँ पे रिमूवल होगा। और अगर हम पोस्टीरियर एक्सेंटरेशन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, डिसेंडिंग कॉलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल जो होती है उसको रिमूव किया जाता है पोस्टीरियर एक्सेंटरेशन के अंदर। एंड अगर ये टोटल पेल्विक एक्सेंटरेशन का केस है तो यहाँ पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी को रिमूव किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो पेल्विक एक्सेंटरेशन कहलाता है और इसको हम सर्वाइकल जो कैंसर है उनकी जो ट्रीटमेंट है सर्जिकल जो मेथड है उसके लिए काम में लेते हैं। सबसे लास्ट में जो हेल्थ एजुकेशन है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी कपल हैं उन लोगों के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइक कि अगर यहाँ पर वेजाइनल और सर्वाइकल जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको अर्ली ट्रीट करना होता है, उनको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो केसेस हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैंसर के केसेस के अंदर। या फिर जो सेक्सुअल पार्टनर हैं उनके अंदर लिमिट होनी चाहिए कि एक से ज़्यादा जो सेक्सुअल पार्टनर हैं वो नहीं होने चाहिए। और
जब भी इंटरकोर्स किया जाए तो वहाँ पे जो बैरियर मेथड है उनका यूज़ होना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके की जो हेल्थ एजुकेशन है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एलिजिबल कपल को, ताकि जो कैंसर के केसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।